आज का विषय है हिंदी, दूसरी इकाई, कविता नंबर 6, निसर्ग वैभव। तो आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई छठी कविता निसर्ग वैभव, इस कविता का विश्लेषण आज हम देखने वाले हैं। तो निसर्ग वैभव, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी मैं बताने वाला हूँ। बाद में कवि का परिचय करूंगा, उसके बाद में पद्य विश्लेषण के बारे में आपकी जानकारी दूंगा। उसके बाद में पूरक पठन में कविता 4 अंक के लिए आती है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कविता का वाचन करूंगा, कविता का भावार्थ आपको बताऊंगा और स्वाध्याय लूंगा और इस तरह से हमारा सेशन खत्म होगा। तो निसर्ग यानी भगवान ने हमें पर्वत, नदी, झरने, पानी, ये सब कुछ दिया है। उसी तरह से प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे ये भी दिया है, अनेक प्रकार के फूल, उस प्रकार से अनेक प्रकार के हमें ठंडी हवा, हरियाली ये दिया है। परंतु मनुष्य, निसर्ग में मनुष्य इतना होशियार होने के बाद में भी बहुत ही चिंताग्रस्त रहता है। जो निसर्ग का वो अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकता और निसर्ग का आनंद नहीं ले सकता है। तो इसमें निसर्ग का वैभव की जानकारी दी है, परंतु मनुष्य ऐसा प्राणी है कि चिंता के कारण निसर्ग का आनंद नहीं लेता है। तो यही वर्णन इस कविता में सुमित्रानंद पंत जी ने किया गया है। तो दूसरी इकाई में छठी जो कविता है, कविता का नाम है निसर्ग वैभव। इस निसर्ग वैभव कविता के जो कवि है, उन कवि का नाम है श्री सुमित्रानंद पंत जी। और इस कविता की जो विधा है, इस कविता की जो विधा है वो विधा है कविता और निसर्ग वैभव पूरक पठन होता है, जो आपको परीक्षा में 4 अंक के लिए पूछा जाता है। सुमित्रानंद पंत जी का परिचय यहाँ पे दिया गया है। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ है, कौसोनी जिला में, और राज्य है उत्तराखंड। सुमित्रानंद पंत जी का मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में वही कौसोनी जिला उत्तराखंड में हुआ है। कवि का जो परिचय दिया है, सुमित्रानंद पंत जी का परिचय यहाँ पे दिया है। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि है। उनकी जो कविता उन्होंने लिखी है, निसर्ग, मानवीय सौंदर्य और आध्यात्मिक, ये कविता उन्होंने लिखी है और उनकी कविता प्रकाशित भी हुई है। उनके जो कविता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के बारे में, मानवीय सौंदर्य के बारे में और अध्यात्म के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा उन्हें कविता का लिखान किया है और उनके कविता के पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। पद्य संबंधी में जो जानकारी दी है, रस की अनुभूति कराने वाली
सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। यहाँ पे कविता का अर्थ सुमित्रानंद जी पंत जी ने यहाँ पे बताया है कि रस की अनुभूति कराने वाली, जैसे कविता में हम शब्द देखते हैं, पंक्ति पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हमें क्या होता है, उस पंक्ति का, उस शब्द का, उस अर्थ का हमें रस का क्या होता है, अनुभूति होता है। उसके बाद में उस पंक्ति से हमें सुंदर अर्थ मिलता है, जो हमें हृदय में क्या लाती है, कोमलता लाती है। उसे हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। प्रस्तुत रचना में जैसे निसर्ग वैभव, ये कविता में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने प्राकृतिक वैभव यानी निसर्ग के बारे में वैभव की उन्होंने जानकारी दी है। हमारे आजू बाजू में या हमारे देश में अनेक से प्राकृतिक वैभव है, जैसे नदी है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, झरने हैं, अनेक पेड़ है, और अनेक पेड़ को अनेक अनेक प्रकार के फल भी लगते हैं। जो निसर्ग में अनेक पक्षी है, वो सवेरे सवेरे क्या करते हैं, जैसे ही सूरज उगता है, सूरज उगते ही अपने घोंसले से उठते हैं और अपने मधुर आवाज से क्या करते हैं, लोगों को जगाते हैं। अनेक पशु पक्षी है जिनका अनेक स्वर में क्या करते हैं, गाना गाते हैं। जैसे तितली है, तितली ही अपने मधुर पंख से अपने सौंदर्य क्या क्या करती है, प्रकाशन करती है, सौंदर्य दिखाती है। जैसे कोयल है, कोयल की आवाज सबसे मधुर होती है, और सवेरे सवेरे जब सूर्य का उगम होता है तो कोयल ची 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 करते हुए मधुर आवाज से क्या करती है, गाती है। हमें सौंदर्य का क्या करती है, सौंदर्य निसर्ग क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी देती है। इस कविता में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने निसर्ग के बारे में सूर्य, आकाश, चांद, तारे, इसके बारे में जानकारी दी है, और मनुष्य के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। मनुष्य के सौंदर्य के बारे में भी यहाँ पे इस कविता में बताया गया है। इस जगत में सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो है मनुष्य, परंतु मनुष्य ऐसा एक प्राणी है कि वो बहुत ही अहंकारी प्राणी है। जो मैं मैं इस विचार में मैं इस विचार में उस व्यक्ति ने अपना जीवन क्या किया है, अंत किया है। मैं और अहंकार से उन्होंने पर्यावरण का नाश किया है। और निसर्ग इतना सुंदर है कि हम इतना आनंद ले सकते हैं निसर्ग का, परंतु मनुष्य के कारण निसर्ग विकोप हो गया है। इस कविता में बहुत अच्छा भावार्थ या पंक्ति इस कविता में सुमित्रानंद जी पंत जी ने दिया है। निसर्ग की सौंदर्य, उसके बाद में पक्षी, पक्षी का सौंदर्य, पक्षी के सुंदर गाने की आवाज, जैसे तितलियां। उसके बाद में भूंगर नाम का एक पक्षी है जो क्या करते हैं, घूम 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 करता है, और जो फूल है, फूल के बीच का मध पी लेता है। इस तरह से अनेक पशु पक्षियों, उसके बाद में पौधे, पेड़ों, फल के बारे में इस कविता में सुमित्रानंद जी पंत जी ने बहुत सा ऐसा वर्णन इस कविता में किया गया है। और आध्यात्मिकता, भगवान की आध्यात्मिकता, भगवान ने हमें क्या किया है, जन्म दिया है, भगवान ने ही क्या किया है, सृष्टि का निर्माण किया है। और आध्यात्मिकता के बारे में भी इस पंक्ति में जानकारी सुमित्रानंद पंत जी ने दी है। अद्भुत भाषा, प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार निसर्ग वैभव इस कविता में होता है। तो बहुत ही अच्छा पंक्ति और उसका वर्णन
निसर्ग वर्णन इस कविता में किया गया है। निसर्ग के बारे में मुझे थोड़ी सी आपको थोड़ा सा एक ये बताना चाहता हूँ। ये प्रकृति हमेशा कहना चाहती है, ये प्रकृति हमेशा कहना चाहती है हमसे ये हवाओं की सड़सड़ाहट, हमसे ये हवाओं की सड़सड़ाहट, पेड़ों पर फुदकते चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ों पर फुदकते चिड़ियों की चहचहाट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर, कुछ कहना चाहते हैं हमसे। ये बारिश में नाचते सुंदर मोर कुछ कहना चाहते हैं हमसे। आओ जाने। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई छठी कविता निसर्ग वैभव। निसर्ग वैभव। तो निसर्ग वैभव पूरक पठन बहुत ही सुंदर ऐसी कविता सुमित्रानंद पंत इन्होंने लिखी है। निसर्ग वैभव ये क्या है? एक पूरक पठन है। परीक्षा के लिए आपको 4 अंक के लिए इसका प्रश्न पूछा जाता है और निसर्ग वैभव ये कविता परीक्षा में पूरक पठन के हिस्से आती है। तो आपको अच्छी तरह से इसका क्या करना है? सराव करना है। जो कविता दी है अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको जो कविता के जो कवि है ये भी कवि आपको ध्यान में रखना है। उनकी विधा, इनकी विधा दी है कविता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो पंक्ति दी है, पंक्ति आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कविता की और उसमें दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको आंसर पेपर उत्तर पत्रिका में लिखना है। कविता के माध्यम से निसर्ग का जो वैभव है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसका वर्णन आज हमें इस कविता में देखना है। प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य, इसका वर्णन आज हमें निसर्ग वैभव यह कविता में देखना है। तो थोड़ा सा मैं विश्लेषण से आपको कविता परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है। क में पद्य तालिका पूर्ण कीजिए। 4 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है और पहला जो प्रश्न रहता है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 4 चौकट दिया जाता है या 2 चौकट दिया जाता है और उसका आपको आंसर लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 1 में 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है और ब में आपको 4 पंक्तियां और उसका सरल भावार्थ लिखना होता है। तो परीक्षा के लिए 4 अंक के लिए पूरक पठन कविता आपको पूछा जाता है। तो जब हम कविता पढ़ते हैं तो पंक्ति अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, पंक्ति का अर्थ हमें समझना है और पंक्ति से जो क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है, उसका अच्छी तरह से हमें उत्तर लिखना है। जब तक आप पंक्ति अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, कविता के पंक्ति अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, कविता का भावार्थ अच्छी तरह से आप ये नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आप उसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो परीक्षा में जब आपको पेपर आता है तब 2 या 3 मिनट में जो आपको कविता की पंक्ति दिया रहती है वो अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, पर पंक्तियों में दिया गया शब्द का अर्थ समझना है और
अर्थ समझने के बाद में जो प्रश्न दिया है उसका आपको उत्तर लिखना है। दूसरा जो प्रश्न रहता है, कोई भी 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। परीक्षा में आपको 8 या 10 पंक्तियां दी रहती है, उसमें से कोई 4 पंक्ति का भावार्थ यानी पंक्ति का अर्थ आपको लिखना होता है। इस तरह से 2 मार्क आपको भावार्थ यानी पंक्ति का अर्थ लिखने में दिया जाता है। इस तरह से 4 अंक का पूरक पठन आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं। छठी कविता निसर्ग वैभव पूरक पठन। निसर्ग वैभव ये जो कविता है वो है पूरक पठन, और इस कविता के जो कवि है सुमित्रानंद पंत जी है। हम कविता का पहले अच्छी तरह से वाचन करेंगे और कविता का पंक्ति का अर्थ और भावार्थ हम समझेंगे। तो निसर्ग वैभव इस कविता का नाम है और कविता का मैं वाचन करता हूँ। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरों शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लसन, संगीत स्रोतसी अहर वन भू मरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अदर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेटी नीली छायाए कुछ रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति डाले निश्चल तरंग से स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ वही सोती छिप निर्जन कर संध्या वंदन, अपलक तारा पद शिशु मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। सुदय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में, खग चकते फल कुतर रही गिलहारिया कोयल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित बरकत आंगन में, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जगत इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन का मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपने शुद्र हंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानो मन निश्चित।
तो इस कविता का वाचन हमने किया है। तो आपको लगता होगा तो मैं एक बार इस कविता का थोड़ा वाचन करता हूँ और पंक्ति में दिया गया भावार्थ, पंक्ति का अर्थ आपको बताता हूँ। और एक बार मैं रिपीट थोड़ा सा करता हूँ और थोड़ी सी जानकारी देता हूँ आपको कवि के बारे में और पंक्ति का अर्थ आपको बताता हूँ। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दूसरी इकाई में छठी कविता है जिसका नाम है निसर्ग वैभव। और इस कविता का विधा जो है कविता है। और इस कविता के जो कवि है वो सुमित्रानंद पंत जी है। ये छायावादी युग के कवि है और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा निसर्ग, मानवीय सौंदर्य, इनके बारे में ही ज्यादा से ज्यादा कविता लिखी है। और इनका परिचय जो दिया गया है, इनका परिचय है जन्म 20 मई 1900 कौसौनी जिला उत्तराखंड, मृत्यु 28 दिसंबर 1977। सुमित्रानंद पंत जी का परिचय एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं और आपको जानकारी भी रहेंगी। कभी भी आपको 9वीं कक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा और कोई टीचर पूछेंगे कि छठी कविता निसर्ग वैभव ये क्या है, तो आपको बताना आना चाहिए कि ये पूरक पठन है और इसके कवि जो है सुमित्रानंद पंत जी है। और इस कविता की जो विधा है ये कविता है और ये छायावादी युग के कवि है और ये सबसे ज्यादा निसर्ग, मानवीय सौंदर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनकी कविता लिखी हुई है। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक कवि है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि है। प्रमुख कृतियां जो उनकी है, जो उन्होंने किताबें जो लिखी है, कविता लिखी है, वो कविता है उनकी वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्रामा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह उन्होंने लिखा हुआ है और उनके किताबें छपी हुई है। आप कभी भी वाचनालय जाएंगे और एक कविता पढ़ेंगे तो इनके बाद कविता आपको पढ़ने को लिए मिलेंगी। उसके बाद में हार ये उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। 60 वर्ष एक रेखांकन, आत्मकथात्मक संस्मरण उन्होंने भी आत्मकथा जो लिखी है वो भी किताबें उनके छपी हुई है। उन्होंने पद्य संबंधी या कविता में क्या बताया गया है, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। और प्रस्तुत कविता में निसर्ग वैभव कविता में उन्होंने ये बताया है, प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार इन कविता में होता है। एक बार मैं रिपीट से कविता थोड़ा सा पढ़ता हूँ और पंक्ति का भावार्थ आपको बताता हूँ। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरों शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाव में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लसन संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, लेटी नीली छायाए क्रूश रवि किरणों के कुंठित,
दुरारो भांति ढाले, निश्चल तरंग से स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन, सांझ वही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। अपलक तारा पथ शशि मुख का, बनता लेखा दर्पण, वही शेल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन। सदा स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र, भरा पर्वत जीवन में। खग चकते फल, कुतर रही गिलहारिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो, विषन्न जीवन मन का संघर्षण। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपने शूद्र हंता ही में, सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से, मानव मन निश्चित। तो ये कविता थी, और एक कविता जो पतझड़ ये कविता से ली गई है। तो पंक्ति का अर्थ हम अभी देखने वाले हैं। तो कविता भी आपको समझ में आ गई है, पंक्ति भी आपको समझ में आ गए हैं। तो आगे चलते हैं, जो कविता की पंक्ति दिया है उस पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरों शिखरों से झर, लौट रही घाटों में, लिपटी धूप छाव में निस्वर। ये पंक्तियां दी गई है और इस कविता का नाम है निसर्ग वैभव। और निसर्ग वैभव यह कविता में कवि सुमित्रानंद निसर्ग के बारे में जानकारी बताते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें कितनी सुंदर यह जगत में प्रकृति दी है, निसर्ग दिया गया है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर। तो सुमित्रानंद पंत जी इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, इस प्रकृति जगत में सुंदर ऐसी क्या दी है, सुंदरता बिखरी हुई है। कहीं पे क्या है, छाव है, तो कहीं पे क्या है, धूप है। प्रकृति में धूप छाव का खेल चलता रहता है। कहीं पे छाव दिया है तो कहीं पे धूप दिया है। धूप छाव का खेल प्रकृति में चलता रहता है। हे ईश्वर, कितनी सुंदरता यह जगत में बिखरी हुई है। ये पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कितनी सुंदरता यह जगत में बिखरी हुई है। कहीं पे क्या है, छाव है, तो कहीं पे क्या है, धूप है। टपक रही गिरों शिखरों से जर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाव में निस्वर। तो गिरी शिखरों, इस शब्द का अर्थ है गिरी शिखर, इस शब्द का अर्थ है पर्वत की चोटी। गिरी शिखर इस शब्द का अर्थ है पर्वत की चोटी।
निस्वर यानी इसका शब्द का अर्थ दिया है चुपचाप। टपक रही गीली शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाव में निस्वर। तो कवि कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी, पर्वत के शिखरों पर कभी हमें धूप दिखाई देती है तो कभी हमें छाव दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति में धूप छाव का खेल जारी है। तो इस पंक्ति का अर्थ मैं एक बार और आपको बताता हूं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाव में निस्वर। सबसे पहले हम कठिन जो शब्द है उसका अर्थ देखेंगे। गिरी शिखर, गिरी शिखर इसका अर्थ दिया गया है पर्वत की चोटी। गिरी शिखर यानी क्या होता है? पर्वत की चोटी। जैसे जैसे हम बड़े बड़े पर्वत देखते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, अनेक पर्वत है, तो जो चोटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? गिरी शिखर कहते हैं। जैसा दूसरा कठिन शब्द दिया है निस्वर। निस्वर यानी स्वर यानी आवाज न निकालना, चुपचाप, आवाज न होना, आवाज न निकलना, चुपचाप, उसे हम क्या कहते हैं? निस्वर कहते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। इस कविता का नाम है निसर्ग वैभव और इस कविता के जो कवि है सुमित्रानंद पंत जी, निसर्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति में धूप छाव का खेल चलता रहता है। कवि कह रहे हैं, हे ईश्वर, कितनी सुंदरता यह जगत में बिखरी हुई है। पर्वत के शिखरों पर कभी हमें धूप दिखाई देती है तो कभी हमें छाव दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति हमें धूप छाव का खेल जारी कर रही है। तो इस पंक्ति का अर्थ बताया गया है। अगली पंक्ति हम देखेंगे। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लषण संगीत स्रोतसी, अहर वन भू मरमर। अनिल यानी क्या होता है? सबसे पहले हम कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। अनिल यानी क्या होता है? पवन। अनिल यानी क्या होता है? हवा। अनिल यानी क्या होता है? वारा। बाद में पुलकित शब्द का अर्थ है, पुलकित यानी होता है आनंद, पुलकित होता है आनंदित, पुलकित शब्द का अर्थ होता है आनंदित। तृण यानी होता है घास, तृण शब्द का अर्थ होता है घास। दल यानी एक से ज्यादा घासों की संख्या, उनको क्या कहते हैं? हम दल कहते हैं। जैसे हमने व्याकरण में पढ़ा है, एक से ज्यादा संख्या जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम दल कहते हैं। उसी तरह से शलक्षण, शलक्षण यानी होता है मधुर। और अहर वन भूमरमर इसका अर्थ दिया है पत्तों के हिलने डुलने की आवाज। जब हम कहीं घूमने जाते हैं पर्यटन स्थल में, पर्यटन स्थल में जब हम घूमने जाते या कहीं खेती में घूमने जाते हैं तो जोर से जब पवन की, जोर से जब पवन का जब झोंका आता है, जो पत्ते हिलते हैं, जो पत्ते पवन के झोंके के कारण जो पत्ते हिलते हैं उनका आवाज देखो तुम, कितना अच्छा आवाज आता है, घू घू। ऐसा क्या होता है? जब पवन के झोंके से पत्ते हिलते तो बहुत सुंदर मधुर हमें आवाज सुनाई देता है। तो यहाँ पे पत्तों की आवाज का मधुर संगीत के बारे में इस पंक्ति में जानकारी सुमित्रानंद पंत जी ने दिया है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लषण संगीत रोतसी, अहर वन भू मरमर। इस पंक्ति का
भावार्थ कहते हुए कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, वायु के स्पर्श से धरती बहुत ही आनंदित है। वायु, पवन, हवा के स्पर्श से धरती बहुत क्या है, आनंदित है। जैसे पवन की कोई सीमा नहीं है, हवा की कोई सीमा नहीं होती है, हवा कहीं पे भी क्या होती है, जाती रहती है। और वायु के स्पर्श के कारण धरती क्या हुई है, बहुत ही आनंदित हुई है, जैसे पवन का कोई सीमा नहीं है। सारे जगत को सीमाहीन कर देता है। हवा जो है कहीं पे हम माप नहीं सकते हैं, कहीं पे तोल नहीं सकते हैं। सारे जगत को पवन हवा क्या करती है, सीमाहीन कर देती है, उसे सीमा नहीं है। ऐसा लगता है कि मधुर संगीत पत्तों की आवाज से, मधुर संगीत जैसे पवन के झोंके से पत्ते क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं, और उसके आवाज से, मधुर संगीत से पत्तों की आवाज आ रही है, और मधुर संगीत निर्माण हुआ है। वायु के स्पर्श से सारी धरती आनंदित हुई है, यह कहना सुमित्रानंद पंत जी का है। तो और एक बार मैं रिपीट पंक्ति बताता हूँ आपको। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल बहती सीमाहीन, श्लष्कम संगीत स्रोत सी अहर वन भूमरमर। इस पंक्ति का अर्थ बताया है, वायु के स्पर्श से धरती बहुत ही आनंदित है। जैसे पवन को कोई सीमा नहीं है, पवन यानी हवा को कोई सीमा नहीं है, सारे जगत को सीमाहीन कर दिया है। ऐसा लगता है कि मधुर संगीत, पत्तों की आवाज आ रही है, उसे सुनकर मधुर संगीत निर्माण हुआ है। वायु के स्पर्श से सारी धरती आनंदित हुई है। इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रानंद कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं पंक्ति। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। इसमें भी हम कुछ कठिन शब्द जो दिए हैं, उस कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। शीतल, इस शब्द का अर्थ दिया है ठंडक। ज्वालाएं, इस शब्द का अर्थ दिया है आग। आके यानी अपने को जो आके, उसको आग कहा गया है। शीतल यानी ठंडक है। मुकुल, इस शब्द का अर्थ है मकुल, इस शब्द का अर्थ दिया है कली। गुंजन, गुंजन आपको मालूम है, गुंजन जो भवरे बोलते हैं, मराठी में हम भवरे बोलते हैं गुंजन को, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है, जो ऐसा गूं करते हुए फिरता रहता है, उसकी आवाज घू ऐसा अपने कानों में घू घू ऐसा करते हुए घूमता है, उसे, उस कीड़े को हम गुंजन कहते हैं। वो गुंजन ये ऐसा कीड़ा है, जब कली के फूल बनते हैं, कली जब पेड़ों में फूल आता है तो सबसे पहले कली निर्माण होता है। कली का जब फूल बनता है तो उसके बीच में जो उसका गंध है, जो उसका गुलकंद है, वो पीने का काम गुंजन करता है। तितली, तितली आपको मालूम है, हम मराठी में उसको फूलपाखरू कहते हैं। अनेक अनेक रंग के, अनेक अनेक रंग के हमें क्या दिखती है, तितलियां दिखती है। मधुकर यानी भौरों का दल, जो भौरे गुनगुन कहते उसे क्या कहते हैं, मधुकर। मधुकर का हम भौरों का दल कहते हैं। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल।
तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। कोयल के बारे में भी आपको मालूम है। कोयल को हम क्या कहते हैं, कोयल की आवाज इतनी मधुर होती है, उसे सुनने में हमें क्या होता है, हृदय प्रसन्न होता है। कोयल दिखने में भी काली है और कौवा दिखने में भी काला है, परंतु लोग सबसे ज्यादा प्रिय किसको मानते हैं? वो भी पशु है, पक्षी है, और ये भी पक्षी है, परंतु सबसे ज्यादा प्रिय किसको मानते हैं? कोयल को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कोयल की आवाज क्या होती है, मधुर होती है। जब हम सवेरे सवेरे देखो, कभी बगीचे में या कभी खेती में जाते हैं, तो सवेरे सवेरे कोयल सुंदर ऐसी आवाज में कू कू करते हुए हमें आवाज आवाज करती है, तो हमें ऐसे लगता है, हमारा क्या होता है, हृदय प्रसन्न होता है। हमारा हृदय क्या होता है, वो कोयल की आवाज सुनते हुए हमारा जो हृदय है प्रसन्न होता है। और घर के बाजू में कौवा, जब हमारे घर के बाजू में कौवा काव काव करते हुए हमें दिखाई देता है, तो हमारा मन क्या होता है, ये कौन सा कौवा है जो निस्वर स्वर में गा रहा है। तो इसीलिए मनुष्य की वाणी कैसी होना चाहिए, कोयल की तरह होना चाहिए, कौवे की तरह नहीं। इसीलिए जिसकी वाणी अच्छी है उसे क्या करते हैं लोग, गुणगान कहते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। तो ये फर्क कोयल और कौवे में बताया गया है। तो फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, जैसे हम फूलों के बगीचे में जाते हैं, फूलों को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें देखकर हमारी आंखों को ठंडक महसूस होती है। भंवरे जो है गुनगुन करते हुए कलियों के ऊपर जा बैठते हैं और उसका मध पीते रहते हैं। तितली जो है कोमल पत्तों की छाया में यह वह उड़ती रहती है। तितली के जो पत्ते, जो पंख रहते हैं, पत्तों रहते हैं, एकदम कोमल रहते हैं, और वो तितली के जो पत्तों के साथ छाया में तितली क्या करती है, यहाँ वहाँ उड़ती रहती है। ऐसा मधुर वातावरण में कोयल है, मीठी आवाज में गाती रहती है। ऐसे मधुर वातावरण में जो कोयल पक्षी है, मीठी आवाज में गाती रहती है। और एक बार इस पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मधु मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। एक बार रिपीट बोलता हूँ इसका अर्थ, इस पंक्ति का भावार्थ। जैसे हम फूलों के बगीचे में जाते हैं, फूलों को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें देखकर हमारी आंखें को ठंडक महसूस होती है। जैसे भंवरे भंवरे जो गुनगुन करते हुए कलियों के ऊपर जा बैठते हैं और उसका मधुर मध पीते हैं, उसी तरह से तितली जो हमें कोमल पत्तों की छाया में यहाँ वहाँ उड़ती दिखाई देती है, ऐसा मधुर वातावरण में कोयल है, मीठी आवाज में गाती रहती है। आगे चलते हैं। इसका भावार्थ भी दिया गया है, मैंने तो भावार्थ बताया, तो भी हम एक बार भावार्थ देखेंगे। कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरि शिखरों पे अर्थात हिमालय पर्वत की घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है।
इसका भी भावार्थ दिया गया है। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है। वायु के बहन से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों की हिलने से होने वाली मरमर ध्वनि का मधुर संगीत जैसे प्रतीत होती है। आगे चलते हैं। आगे की पंक्ति है, लेटी नीली छाया है, कुछ रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले, निश्चल तरंग से स्तंभित। यहाँ पे लेटी यानी सोना होता है। लेटी यानी क्या होता है? लेटी का अर्थ दिया गया है सोना होता है। नीली, नीली यानी क्या होता है? नीला आकाश। नीली यानी क्या होता है? नीला आकाश। छाया ये यानी क्या होती है? छाव, सावली। मराठी में हम क्या कहते हैं? सावली। और हिंदी में उसे छाव कहते हैं। कुछ रवि किरणों में गुम्फित। रवि का अर्थ यहाँ पे दिया है सूरज। रवि का अर्थ दिया है यहाँ पे सूरज। किरणों में गुम्फित, सूरज के किरणें पत्तों में क्या कर रहे हैं? गुम्फित हो गए हैं। जैसे हमारे बाल है, एक में के ऊपर क्या हो जाते हैं? गुम्फित हो जाते हैं। उसी तरह से सूरज की किरणें पत्तों में क्या हो गए हैं? गुम्फित हो गए हैं। दुरह भांति ढाले, निश्चल तरंग से स्तंभित। तो इसका अर्थ बताया है, आकाश से निकली हुई सूरज की किरणें एक के ऊपर एक गुम्फी हुई है। वह सीधा जाकर ताड़ का जो वृक्ष होता है उस पर जाकर बहुत स्थिर जाकर बैठी हुई है। सोनेरी किरणें है। सर्वप्रथम सबसे पहले पृथ्वी पर जाकर गिरती है। जो सूरज की सोनेरी किरणें हैं, जब हम सूरज का उदय होता है सवेरे सवेरे, सबसे पहले सूरज की किरणें पृथ्वी पर जाकर गिरती है। तो उषा यानी सवेरा, उषा यानी क्या होता है? सवेरा। उसका क्या करती है? अभिनंदन करती है। और जब शाम हो जाती है, यानी सूर्य क्या होता है? ढलने लगता है। जब शाम हो जाती है तो यह सूरज है, यह लुप्त हो जाता है। शाम होने के बाद में हमें सूरज दिखाई न देता है। इसका अर्थ यह होता है कि वह संध्या को वंदन करते, यानी वंदन करते हुए क्या हो जाता है? खो जाता है, दूर जाता है। और एक बार मैं इस पंक्ति का अर्थ बताता हूँ। लेटी नीली छायाए, कुछ रवि किरणों में गुम्फित, दुरारो भांति ढाले, निश्चल तरंग से स्तंभित। आकाश से निकली हुई सूरज की किरणें एक के एक ऊपर गुम्फी हुई है। वो सीधा जाकर ताड़ का जो वृक्ष होता है उस पर स्थिर होकर बैठी हुई है। सूरज की सोनेरी किरणें सर्वप्रथम सबसे पहले पृथ्वी पर जाकर गिरती है। तो उषा उसका अभिनंदन करती है। और जब शाम हो जाती है तो यह सूरज क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। उसका अर्थ यह होता है कि वह संध्या को वंदन करते हुए खो जाता है। आगे की पंक्ति देखेंगे हम। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन, सांझ वही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए कवि कहते हैं कि स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, सूरज के किरणें सर्वप्रथम कहाँ पे गिरती है?
पृथ्वी पर गिरती है और उसका कौन अभिनंदन करता है? उसका पृथ्वी पर अभिनंदन करती है। सूरज की किरणें सर्वप्रथम पृथ्वी पर जाकर गिरती है और उषा उसका क्या करती है? अभिनंदन करती है। और जब शाम हो जाती है तो यह सूरज है जो लुप्त हो जाता है और इसका अर्थ यह होता है कि वह संध्या को वंदन करते हुए छुप जाता है। अपलक तारापथ शिशु मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। अपलक का अर्थ यह है, सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ देखेंगे। अपलक का अर्थ है बिना, पल के झपके। अपलक का अर्थ दिया है बिना, पल के झपके। तारापथ का अर्थ ये है, तारापथ का अर्थ ये है जब रात होती है तो आकाश में हमें क्या दिखते हैं? तारे दिखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तारापथ कहते हैं। चमकते हुए तारे दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तारापथ कहते हैं। बाद में शिशुमुख, इसका अर्थ है चांद का मुख। और आकाश में तारों के साथ साथ हमें क्या दिखता है? चांद दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिशुमुख। शिशुमुख का अर्थ है चांद का मुख। बाद में दर्पण। दर्पण यानी क्या होता है? प्रतिबिंब, आईना। जैसे हम हमारा पूरा कॉपी दर्पण में दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? आईना कहते हैं। अपलक तारापथ शिशु मुख का बनता लेखा दर्पण, वही शैल कंधों पर सोया जगत गंध समीरन। इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए कहते हैं, इस पंक्ति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह ऐसा लगता है कि तारों का मुख है। रात को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि रात में क्या रहती है? सभी जगह शांतता रहती है। सभी लोग क्या वो होते हैं? रात में घर में सोते हैं। बाहर का वातावरण हमें कैसा लगता है? शांत लगता है। और इसी शांत वातावरण में संध्या काल में हमें तारों तारों जो है वो वातावरण कैसा लगता है? तारों का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि वो प्रतिबिंबित दिखाई देता है। तारे हमें नीचे या पानी में कैसे दिखते हैं? प्रतिबिंबित दिखते हैं। बिना पल के झपके हमें उन्हें देखते रहते हैं। और जो तारे हैं, हम रात में देखते तारों की तरफ तो हम बिना पल के उसे देखते हैं, क्योंकि तारों की जो रोशनी है बहुत ही क्या रहती है? सौम्य रहती है। ऐसे स्थिति में पर्वतों के कंधों पर सोया हुआ जो वायु है वो चारों ओर बहने के लिए तैयार हो जाता है। और जो फूल है, कलियां है, उनका सुगंध चारों ओर क्या होता है? बहने के लिए तैयार हो जाता है। और एक बार मैं इसका पंक्ति का अर्थ आपको बताता हूँ। इस पंक्ति में आकाश का, गगन का वर्णन किया है, तारों का वर्णन किया है, चंद्रमा का वर्णन किया है। और चंद्रमा बहुत ही शांत है। हम रात में क्या करते उसको देखते तो हमें हमारे आंखों में क्या लगती है? अच्छा लगता है। तो इस पंक्ति के आधार पर कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तारों का मुख है। रात को बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि वो प्रतिबिंबित दिखाई देती है। बिना पल के झपके हम उन्हें देखते रहते हैं। ऐसे स्थिति में पर्वतों के कंधों पर सोया हुआ जो वायु है वो चारों ओर बहने के लिए तैयार हो जाता है।
आगे है पंक्ति, हृदय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकारक वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। हृदय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकारक वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। इस पंक्ति का अर्थ बताते हुए कवि कहते